आज हम फिर से यूएन के लिए ये ताला लेकर आए हैं और ये हमने बिल्कुल अपने पास परमानेंट रख लिया है इसको। जब जब यूएन की तरफ से ऐसे प्रोपोगेंडा भारत के खिलाफ दिखा कराए जाएंगे, हम ये ताला लेकर के बार बार आएंगे। डीएनए के 11 अप्रैल के संस्करण में हमने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र की तालाबंदी होनी चाहिए, यूएन हेडक्वार्टर पर ताला लगा देना चाहिए। और आज 10 दिन बाद हम फिर से दोहरा रहे हैं मित्रों, संयुक्त राष्ट्र पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि यह संगठन अब कुछ स्वार्थी लोगों के हाथ की कठपुतली बन गया है। इसका मकसद शांति नहीं है, भारत जैसे देशों के खिलाफ विषैली भावना का प्रचार करना है। जितना हो सके भारत के खिलाफ जहर उगलना है। डीएनए मित्रों, फिलिस्तीन में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत हैं फ्रांसिस्का अल्बनीज। दुनिया भर के कथित मानवाधिकार प्रेमियों की तरह अल्बनीज का भी प्रिय और पसंदीदा विषय है गाजा। इन्हें आप गाजा प्रेमी मैडम भी कह सकते हैं। इन्होंने गाजा के हालात पर एक रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र में पेश की। रिपोर्ट का नाम है टॉर्चर एंड जिनोसाइड। मित्रों, यह रिपोर्ट फ्रांसिस्का अल्बनीज की भारत विरोधी विषैली भावनाओं की शाब्दिक अभिव्यक्ति है। पहले समझिए, इस रिपोर्ट को जारी करने के बाद एक मीडिया एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए फ्रांसिस्का अल्बनीज ने भारत के लिए क्या कहा। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है क्योंकि वो इजराइल को हथियार और गोला बारूद सप्लाई कर रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल से हथियारों का लेन देन रोकने को कहा है। इसके बावजूद भारत इजराइल को हथियार भेज रहा है। इजराइल की मदद कर भारत नरसंहार में सहयोगी बन गया है। इसके लिए भारत को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है। भारत अब ग्लोबल साउथ की आवाज नहीं रहा क्योंकि उसने इजराइल से सैन्य संबंध बढ़ाए हैं। भारत अपने उन आदर्शों को भूल रहा है जो उसने अपनी आजादी के समय दुनिया को दिए थे। सोचिए, रिपोर्ट गाजा पर है, हमला इजराइल कर रहा है और मैडम आरोप किस पे लगा रही है? ये सारे आरोप मैडम लगा रही है भारत पर। इसे तर्क नहीं, एजेंडा कहते हैं। इसे रिपोर्ट नहीं, प्रोपोगेंडा कहते हैं। यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत विरोधी एजेंडे का दुष्प्रचार किया जा रहा है। हम इसका विस्तार से विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले फ्रांसिस्का अल्बनीज के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर कर लेते हैं। मित्रों, इटली की रहने वाली फ्रांसिस्का अल्बनीज 1 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी। अप्रैल 2025 में उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यह कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, अब इसे समझिए। 2022 में पहली रिपोर्ट में इन्होंने गाजा और फिलिस्तीन से इजराइल को बाहर निकालने की मांग की, इजराइल पर प्रतिबंध लगाने और हथियार सप्लाई रोकने की भी मांग की। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का भी समर्थन किया। संक्षेप में कहें तो फ्रांसिस्का अल्बनीज एक खास एजेंडे के तहत काम करती हैं। इसीलिए यूएन वॉच ने फरवरी 2026 में उनके खिलाफ ऑफिशियल शिकायत की। इससे पहले जुलाई 2025 में अमेरिका ने यहूदी और इजराइल विरोधी पूर्वाग्रह फैलाने के आरोप में उन पर प्रतिबंध लगाया था। मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक विचारक नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अक्सर शक्तिशाली देशों के हितों का प्रतिबिंब बन जाता है। फ्रांसिस्का अल्बनीज जैसे अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र को पूरी तरह एक गाजा प्रेमी क्लब का प्रोपोगेंडा सेंटर बना दिया है। इसीलिए यूएन पर ताला लगाना जरूरी है। सोचिए, भारत ने गाजा में मानवीय मदद भेजी, इसका रिपोर्ट में कहीं जिक्र नहीं है। फ्रांसिस्का अल्बनीज भारत को सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही हैं क्योंकि भारत और इजराइल के बीच रक्षा से जुड़े समझौते हुए हैं। ये समझौते भी आज के नहीं हैं, कई देशों के इजराइल के साथ रिश्ते हैं। फिर फ्रांसिस्का जैसे लोगों को भारत ही क्यों दिखा? इसकी वजह उनकी सेलेक्टिव सोच है, भारत विरोधी मानसिकता है। मित्रों, सोचिए, रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब पूरी दुनिया बारूदी हिंसा का गवाह बन रही है, लेकिन जिनकी आंखों पर भारत विरोधी चश्मा चढ़ा है उन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। डीएनए मित्रों, अगर फ्रांसिस्का अल्बनीज की आंखों पर भारत विरोधी चश्मा नहीं चढ़ा होता, उनके दिमाग में भारत विरोधी केमिकल एक्टिव नहीं होता, तो उन्हें ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला जरूर दिखाई देता। उन्हें दिखता कि कैसे संयुक्त राष्ट्र के नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी की। ट्रंप की सेना ने सिर्फ बम ही नहीं गिराए, हमले के पहले दिन दक्षिण ईरान के मिनाब में लड़कियों के स्कूल को निशाना बनाया गया। इस हमले में 120 से ज्यादा मासूम लड़कियां मारी गईं। जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? 7 से 12 साल। लेकिन भारत विरोध और गाजा प्रेम में डूबी फ्रांसिस्का अल्बनीज
और उनके जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों को यह घटना नहीं दिखी। रिपोर्ट क्या, कोई टिप्पणी तक नहीं आई। फ्रांसिस्का अल्बनीज को अगर सचमुच मानवाधिकारों की फिक्र होती तो जब वो न्यूयॉर्क में बैठकर भारत विरोधी रिपोर्ट बना रही थी तब जरूर ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ भी रिपोर्ट तैयार करती। इन्हें अगर मानवाधिकार की चिंता होती तो ईरान की तबाही के लिए ट्रंप को भी दोषी बताती, क्योंकि ईरान में हुए हमले में नेतन्याहू को ट्रंप का समर्थन है और ईरानी क्यों, गाजा के मुद्दे पर भी अमेरिका इजराइल के साथ रहा है। लेकिन फ्रांसिस्का इस पर भी एक शब्द नहीं बोलेंगी, क्योंकि उनका एजेंडा भारत को बदनाम करने का है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और राजनीतिक विश्लेषक हेनरी किसिंजर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र कभी कभी समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसका मंच बन जाता है। डीएनए मित्रों, संयुक्त राष्ट्र को समस्या का मंच बनाया गया और जो बनाया है वो फ्रांसिस्का अल्बनीज जैसे लोगों ने बनाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वहां नहीं बोलते जहां अत्याचार हो रहा है, ये अपना जहरीला वैचारिक प्रदूषण फैलाने के लिए सिर्फ भारत को निशाना बनाते हैं। मित्रों, अफगानिस्तान में मासूम बच्चों और निर्दोष नागरिकों को पाकिस्तान मार रहा है, लेकिन ना तो संयुक्त राष्ट्र ने कोई रिपोर्ट जारी की और ना ही फ्रांसिस्का जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों ने कभी पाकिस्तान से कोई सवाल पूछा। मित्रों, ये सेलेक्टिव और शर्मनाक चुप्पी है। ये चुप्पी सिर्फ अफगानिस्तान के मासूम बच्चों और निर्दोष नागरिकों की हत्या पर नहीं है, ये चुप्पी पाकिस्तान के मासूम बलोच नागरिकों के नरसंहार पर भी है। इसी मार्च में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बैठक में बलूच ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने पाकिस्तान की क्रूरता पर रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2025 में 1200 से अधिक बलोच नागरिकों को गायब कर दिया गया। इनमें 75 छात्र थे, लेकिन बलोचों पर पाकिस्तान के इस अत्याचार पर संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कोई रिपोर्ट नहीं आई और ना ही फ्रांसिस्का जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों ने कोई सवाल पूछा, कोई बयान दिया। अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान के पाप पर ये सभी खामोश बैठे हुए हैं। सोचिए, ईरान पर चुप्पी है, अफगानिस्तान पर खामोशी है, निर्दोष बलोचों के नरसंहार पर यह मौन है, क्योंकि फ्रांसिस्का अल्बनीज जैसे कथित मानवाधिकार प्रेमियों का यह सेलेक्टिव एजेंडा है। इन्हें सही सवाल नहीं पूछना है, इन्हें सिर्फ ऐसे सवाल पूछने हैं जो इनके एजेंडे को आगे बढ़ाएं। उन्हें सिर्फ जहरीला वैचारिक प्रदूषण फैलाना है और भारत जैसे लोकतंत्र को बदनाम करना है। डीएनए मित्रों, यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राष्ट्र के किसी एजेंडाधारी अधिकारी ने भारत की गरिमा को गिराने के लिए वैचारिक प्रदूषण फैलाया हो। इससे पहले 2020 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में नागरिकता संशोधन कानून को भेदभावपूर्ण बताया था। 2022 की चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट में भारत का जिक्र करते हुए कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में सशस्त्र सेना में बच्चों की भर्ती हो रही है। मार्च 2026 में भारत में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून की आलोचना की गई थी। सोचिए, संयुक्त राष्ट्र में बैठे कथित बुद्धिजीवी आतंकवाद की आलोचना नहीं करते हैं, आलोचना करते हैं आतंकवाद विरोधी कानून की। मित्रों, इन्हें गाजा की याद आती है, लेकिन पहलगाम में हुए नरसंहार की याद नहीं आती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह भारत विरोधी एजेंडाधारियों का गढ़ बन गया है, किला बन गया है। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। यूएन में भारत विरोधी क्लब की ये लिस्ट बहुत बड़ी है। कुछ नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला नाम है वोल्कर तुर्क का। ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं। 2022 में पद संभालने के बाद ये लगातार भारत के खिलाफ बोलते रहे। दूसरा नाम है टॉम एंड्रयूज का। ये म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिनिधि हैं। इनका भी एकमात्र एजेंडा भारत का विरोध है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का नाम भी भारत विरोधियों की लिस्ट में रख सकते हैं। ये भी अक्सर मानवाधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर भारत को ज्ञान देते हैं, लेकिन अमेरिका के सामने इनकी जुबान अचानक सिल जाती है, मुंह पर ताला लग जाता है। लिस्ट लंबी है, लेकिन हमने आपको कुछ ही नाम बताए। मित्रों, सोचिए, जिस संगठन में ऊपर से नीचे तक भारत विरोधी सोच वाले लोग भरे हैं, उसकी रिपोर्ट में भारत पर लांछन क्यों नहीं लगाया जाएगा? यहां हम आपको एक और दिलचस्प आंकड़ा भी बता देते हैं, गौर से सुनिएगा। फ्रांसिस्का अल्बनीज ने जो रिपोर्ट बनाई है, ऐसी एक रिपोर्ट बनाने में करीब 14 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन 14 करोड़ खर्च कर बनी इस रिपोर्ट की कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। इस रिपोर्ट के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ना कोई जुर्माना लगा सकता, ना किसी को सजा दे सकता, यानी इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हां, इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल होता है नैरेटिव बनाने में। जैसे इस रिपोर्ट से भारत विरोधी नैरेटिव बनाया जा रहा है, इस नैरेटिव के आधार पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया जाता है। यही असल मकसद होता है। इसीलिए फ्रांसिस्का जैसे लोग करोड़ों रुपए लेकर
एक खास मकसद से रिपोर्ट बनाते हैं और अपनी नौकरी को जस्टिफाई कर देते हैं। मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे वान की मून ने कहा था कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमारे पास अधिकार तो हैं, लेकिन हमेशा उन्हें लागू करने की ताकत नहीं होती। इसीलिए हम एक बार फिर कहेंगे, ऐसे शक्ति विहीन संगठन के गेट पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि यह संगठन अब अपने उद्देश्य से भटक चुका है। अब यह एजेंडा वादियों का गढ़ यानी किला बन गया।